रोक पहले यूएन की तरफ लग सकती थी, रशिया से लग सकती थी, दोनों ही आज की डेट में डिफंक्ट हैं। रशिया अपने अफेयर में इन्वॉल्व है, चाइना कॉमर्शियल एंगल देखता है, उसका डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस एक्सटेंट तक नहीं है, लिहाजा उसके मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर यही 2 ब्लॉक्स ऑफ कंट्री होते या कोल्ड वॉर इला में होता तो इस तरीके के एक्शन संभव थे? डेफिनेटली नो। लेकिन आज की डेट में सिर्फ अमेरिका की तूती बोल रही है, मन मर्जी कर रहा, काउंटर कोई कर नहीं पा रहा है, लिहाजा इस तरीके के ऑपरेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। गोयल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रही हूं आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो एक ये कहिए कि प्रक्रिया रहती है, वो एक विस्तारवादी सोच को प्रदर्शित करती है। ऐसे में भारत जो उभरती अर्थव्यवस्था भी है, विकसित भारत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टैंड ऐसी सिचुएशन में क्या रहना चाहिए? सुरेश जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिएगा सर एक बार। हाँ, अनम्यूट करा है मैंने भी। जी। अब आ रही है आवाज ठीक? हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा, जो अभी आपने पूछा हाइब्रिड वॉर यहाँ पर होगा, क्या होगा जी। मैं जो अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे ब्रिगेडियर साहब, उनकी बात को थोड़ी सहमति जताते हुए मैं ये कहूंगा कि अभी ऐसा नहीं लगता है कि ये वॉर एक दिन से ज्यादा चलेगी। आज उन्होंने मदुरै को कैप्चर कर लिया है, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मदुरै चले गए लेकर के वो, अब जो भी एक आपराधिक मामला चलेगा, जो भी चलेगा। और इसके अलावा मुझको नहीं लगता, क्योंकि रशिया और चाइना भी बड़े फैक्टर है। मैं नहीं समझता हूँ कि यूएसए उनसे कॉन्ट्रैक्ट वॉर या कोई किसी तरह की वॉर की अपेक्षा करेगा। आपका जो सवाल है भारत का, देखिए, भारत की स्थिति इस समय एक बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी इंट्रिकेट सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले तक, ट्रंप के आने से पहले तक एक जो सिचुएशन उभर रही थी वो ये था कि ज्यादातर वर्ल्ड में, खासकर इंडो पैसिफिक, जो कि हमारे इमीडिएट मैरीटाइम का इन्फ्लुएंस एरिया है, और कॉन्टिनेंटल वॉरफेयर में भी एक इमीडिएट एरिया है, तो उसमें हमको ये जो अमेरिका का साथ मिल रहा था, तो हमें ये पूरी उम्मीद थी कि चाइना और भारत के बीच में जो टकराव की स्थिति अगर कभी उत्पन्न हुई, चाहे क्वाड के थ्रू हो या इंडो पैसिफिक, किसी के थ्रू, अमेरिका का हमको साथ मिलता रहेगा, और इससे ये हमको चाइना के साथ में किसी युद्ध की तो बात अलग है, टकराव को भी देखने की स्थिति नहीं आएगी। अब जो है सिचुएशन ये है कि ट्रंप, चाइना और रशिया, ये 3 अलग अलग पोल हो गए हैं। एक विश्व की जो शक्तियां हैं, 3 पोल हैं। इन तीनों पोल के अलावा और बाकी सारे पोल भी उभर के नजर आ रहे हैं। तो भारत को अगर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, उनको अगर ध्यान देना होगा, भारत को निर्भर करना पड़ेगा कि इस मल्टीपोलैरिटी में वो किसके साथ में, किसी का कोई परमानेंट फ्रेंडशिप बनती हुई नजर नहीं आ रही है मेरे को, कि किसके साथ में किस तरह से अपने वो जो अपने उद्देश्य हैं उनको पूरा करना पाएगा। उसमें एक आसियान भी है, उसमें इंडो पैसिफिक में जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान से हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में रहेगा। ग्लोबल जो एक G20 नहीं कहूँगा, सॉरी, ग्लोबल साउथ जी, ग्लोबल साउथ G20 ऐसे प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म है जिससे कि भारत को शक्ति मिल सकती है। लेकिन मैंने खाली 1-2 नाम लिए हैं, लेकिन अब भारत को बजाय 1 या 2 देशों का साथ देखने की बजाय एक अपनी मल्टीपल अलायंसेस, मल्टीपल फ्रेंडशिप्स देखनी पड़ेंगी। जी, चर्चा में फिर से वापस लौट रहे हैं सुरेश गोयल जी, दीप्ति तनेजा, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर शरदेंदु, संजीव श्रीवास्तव जी, सभी हमारे साथ में लगातार। मैंने संजीव जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि बात हो रही है वेनेजुएला में जो विपक्ष की समर्थक हैं मारिया, उनका भविष्य क्या होगा इस उठापटक के बीच में, क्योंकि वो तो समर्थक में रही है ना विपक्ष के। जी, आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी संजीव जी। हाँ, देखिए, उनका संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार बना रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स रही हैं। और जब उनको अभी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तब भी उन्होंने उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने जो इस हर्ष को जो है शेयर भी किया था। यद्यपि की अलग बात है कि
डोनाल्ड ट्रंप इससे जरूर निराश हुए थे कि उनको शांति पुरस्कार नहीं मिला, ये मचाडो को कैसे मिल गया। लेकिन जाहिर है कि ये जो पूरी जो वेनेजुएला का जो विपक्ष है वो पहले से ही अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि इस तरीके से किसी भी राष्ट्र की रिजीम को टॉपल करना और इस तरीके का जो ट्रेंड है ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यूएन लेड जो चार्टर की बात अमेरिका करता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, जब आप ये कहते हैं कि विश्व के हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को सत्ता में स्थापित करना और उससे विस्थापित करना, उसका जो कार्य है तो वहां की जनता ही को करना होगा। यदि आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो ये तो जनता पे छोड़ना होगा ना। वेनेजुएला की जनता ये डिसाइड करेगी कि कौन हमारा राष्ट्रपति रहेगा या कौन हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। Exactly. ये तो अमेरिका नहीं तय करेगा ना। तो आप किस आधार पर फिर लोकतंत्र की बातें करते हैं? और इसमें क्या अंतर रह गया चाइना में? चाइना से आपका, चाइना भी तो कहता है कि ताइवान में हम फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लेंगे, ताइवान हमारा पार्ट है। और रशिया की आप कैसे आलोचना करेंगे जब आप कहते हैं कि नहीं, रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करके गलती की, वो जेलेंस्की को टॉपल करना चाहता था और अपनी सरकार बिठाना चाहता था। आप भी तो पपेट सरकार बैठाना चाहते हैं। अगर ये कोई भी सरकार बनती है, चाहे मचाडो की सरकार क्यों न बने, वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की इच्छा के अनुसार चलना होगा उसे। और मडूरो नहीं चल रहे थे तो मडूरो, देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस तरीके के जो ट्रेंड्स हैं ये पूरे विश्व में इसकी गंभीर आलोचना होनी चाहिए। और जहां तक आपने भारत की बात उठाई थी, देखिए भारत की जो विदेश नीति, रक्षा नीति और आर्थिक नीति, सभी में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम नॉन इंटरफेरेंस की भी पॉलिसी पर चलते हैं। हम किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दखल देने के खिलाफ रहे। और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें भी देखिए भारत का जो अप्रोच था बहुत ही संतुलित था, विवेकपूर्ण था। तुम्हारे घनिष्ठ संबंध रहे हैं ना, उन घनिष्ठ संबंधों के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर एक सवाल ये आया कि भारत का स्टैंड क्या होगा इस पर? भारत का स्टैंड बहुत ही संतुलित होगा, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से। भारत को अगर विचारों के अनुसार अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार की पूरी पैनी नजर इन सारी स्थितियों पर है। और भारत एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सम्मान करने वाला राष्ट्र है और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान करने वाला राष्ट्र है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो नया भारत है, वो इस विषय पर भी जो अपना स्टैंड लेगा वो बहुत ही संतुलित होगा, विवेकपूर्ण होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, जिम्मेदारी भरा होगा। दत्ता सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आ जाता है कि हमने अभी तक देखा कि एक जो जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। एक सभी जितने भी पैनलिस्ट से बात हुई इससे पहले भी, उन सबका कहना यह था कि इसका मतलब देश के अंदर ही कहीं पर पहले से प्लानिंग थी, मतलब देश में कुछ लोगों की सहायता के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। तो क्या ये पूरी प्लानिंग का नतीजा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा, ये कहते हैं ना कि 360 डिग्री ऑपरेशन वेनेजुएला के खिलाफ प्लान किया था। उसने पहले मादुरो को धमकाया